नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने जान फूंकना शुरू कर दी है, लेकिन वहीं 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय पार्टियां राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बना रही हैं। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल करने का वक्त है और 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच भी होगी। तो वहीं 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। राज्यसभा चुनाव 2022 को लेकर के 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती का काम इसी दिन शाम 5 बजे से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा की 245 सीटों में से इस साल 21 जून से 1 अगस्त के बीच 15 राज्यों की 57 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और वहीं बिहार में 5 सीटों के लिए चुनाव होना है। 15 राज्य की 57 राज्यसभा सीटों के लिए यह चुनाव होना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 4-4 सीटों पर चुनाव होना है। मध्य प्रदेश और ओडिशा में 3-3 सीटों पर यह चुनाव आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में 2-2 सीटों पर चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में 1 सीट पर चुनाव होना है। राज्यसभा में बीजेपी के 95 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के 29 सांसद। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर चुनाव किया जाएगा। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 6-6 सीटों पर चुनाव होना है। बिहार में 5 सीटों के लिए चुनाव आयोजित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 4-4 सीटों पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए इस बार बीजेपी की तरफ से चौंकाने वाले नामों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी कैंप से कुछ इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी ने राधा मोहन दास अग्रवाल को बलिदान के बदले इनाम देने का मन बना लिया है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले आरपीएन सिंह को भी पार्टी राज्यसभा में भेज सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ने का न्योता भी दिया है, लेकिन वह बीजेपी के साथ जुड़े रहे। गोरखपुर की राजनीति में उन्हें योगी आदित्यनाथ के विरोधी कैंप का माना जाता रहा है। कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया भर में हलचल मची हुई है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। WHO ने भी इसे गंभीर बताया है। वहीं अब मंकी पॉक्स को लेकर के भारत भी अलर्ट हो गया है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। मंकी पॉक्स को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में इस बीमारी के लक्षणों के संबंध में जानकारी दी गई है। तो मंकी पॉक्स के लक्षणों की बात करें तो रिलीज होने लगते हैं शरीर में कई तरह के केमिकल्स, जिनकी वजह से ये मंकी पॉक्स फैलता है। 1 से 2 हफ्तों के बीच कई लोगों के शरीर में होने लगते हैं रैशेस, जो आगे चल करके मंकी पॉक्स के लक्षण हैं। फोड़े होने पर होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा। वही मंकी पॉक्स पीड़ितों में 2 से 4 हफ्तों तक रहते हैं ये लक्षण। सिरदर्द और बुखार से होती है मंकी पॉक्स की शुरुआत। बुखार के बाद शरीर पर चकत्ते का निकल आना, ये मंकी पॉक्स के लक्षण बताए जा रहे हैं। प्रभावित होने लगती है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। अचानक बढ़ने लगता है शरीर का तापमान, तो शरीर का तापमान भी अचानक से बढ़ने लगता है, ये भी एक लक्षण बताया जा रहा है।
मंकी पॉक्स पीड़ित व्यक्ति के शरीर से निकले संक्रमित इसी वजह से काफी ज्यादा फैल सकता है। मंकी पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने या छूने पर कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। मंकी पॉक्स पीड़ित व्यक्ति के साथ शारीरिक रूप से करीब आने पर भी फैल सकता है, तो बेहद खतरनाक है। मंकी पॉक्स पीड़ित व्यक्ति के शरीर से निकले संक्रमित फ्लूइड के बारे में भी संपर्क में आने से ये काफी ज्यादा बढ़ सकता है। कोरोना के मुकाबले ये कम संक्रामक बताया जा रहा है, लेकिन बेहद खतरनाक भी है। ये वायरस आमतौर पर बहुत जल्दी नहीं फैलता है, लेकिन एक दूसरे को छूने से ये भी फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति से आवश्यक दूरी बनाए रखने के संक्रमण से बचा जा सकता है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी कार्यक्रम आयोजित करने जा रही। 31 मई से 15 जून तक बीजेपी सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाएगी। वहीं बीजेपी 30 मई को कोरोना से अनाथ बच्चों को मदद राशि भी देगी। 31 मई को पीएम मोदी की शिमला में रैली के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। 1 जून को बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम प्रेस को संबोधित भी करेंगे, जिसमें सीएम के साथ और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। वहीं 3 और 4 जून को सभी जिला अध्यक्ष और सांसद अपने अपने क्षेत्र में मीडिया को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता इन 15 दिनों में 24 घंटे जनसंपर्क भी करेंगे। पार्टी के सभी मोर्चा एक दिन का कार्यक्रम रखेंगे और साथ ही सभी केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों में 2 दिन का प्रवास करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। सुबह उन्होंने जहां राजकोट में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो वहीं शाम में गांधीनगर में नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया। राजकोट की सभा में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। इन 8 सालों में हमने पूज्य बापू और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने। उत्तराखंड की चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि इस सीट से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं सीएम धामी के पक्ष में प्रचार करने यूपी के सीएम योगी भी चंपावत पहुंचे हैं। चंपावत के टनकपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए रोड शो भी किया। रोड शो के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत उपचुनाव में चुनावी प्रचार को पहुंचे योगी ने कहा कि उत्तराखंड वासियों के सपने पूरे हों, इसलिए बीजेपी जरूरी है और धामी जैसे युवा जरूरी है। उत्तराखंड का विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। मैं जब लखनऊ गया था तो आप सबको पता है, यही बगल में हमारे यहाँ पर शारदा नहर का हेडवर्क्स फंड, शारदा नहर बरेली का ऑफिस भी सब डिवीजन बनबसा में चलता है।
इसका मेन ऑफिस बरेली में। मैं आपके पास पहुंचा था चुनाव से पहले। मैंने कहा महाराज जी 21 सालों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ये बंटवारे का विषय हल नहीं हो पा रहा है। आपस में तमाम मामले उलझे हुए हैं और इस बार चुनाव भी आ गया है और चुनाव से पहले मैं यहां आ गया हूं, अखबारों में भी छप गया है कि मैं आपसे मिलने के लिए लखनऊ आ गया हूं। महाराज जी ने बिल्कुल भी कोई मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला, केवल इशारा किया मुझे हाथ से और उसके बाद मीटिंग हुई। भाइयों बहनों, उसका नतीजा आप सबके सामने है कि जो 21 सालों से हमारी सारी परिसंपत्तियों का जो विवाद लटका हुआ था, उलझा हुआ था, उसको 15 से 20 मिनट की मीटिंग में आपने एक झटके से जो है उसका सॉल्यूशन कर दिया, उसको सुलझा दिया। इस क्षेत्र में गुरु नानक देव जी ने अपना एक विशेष लगाव रखा था और इस क्षेत्र के प्रति युग दृष्टा संत स्वामी विवेकानंद की विशेष दृष्टि इस क्षेत्र में थी। और अगर ये देवभूमि नहीं तो फिर कैसे मां पूर्णागिरि का धाम यहां पर है, गोलोजी महाराज का धाम यहां पर है, बाबा गोरखनाथ का धाम यहां पर है और न जाने कितने ऐसे धाम मां सरस्वती के रूप में मां शारदा की कृपा यहां पे साथ बरसती हुई दिखाई देती है। आप सब सौभाग्यशाली हैं इस देवभूमि में जन्म लेकर के। आप सबको यहां के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड से बाहर निकलता है तो देश के लिए उपयोगी बनता है। देश जवान यहां की सुरक्षा करता है। जब मां शारदा का पानी जाता है तो यहां से होकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों को अपनी मीठे पानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा करके न केवल वहां के किसानों को समृद्ध करता है बल्कि अन्नदाता किसानों को समृद्ध भी करता है और साथ ही साथ देश का पेट भर। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच शनिवार को देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हुई है। बैठक में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने देश में चल रहे विवाद पर काफी ज्यादा भावुक नजर आए। उन्होंने इसे देश के लोगों को बांटने वाला करार दिया है। मदनी ने भावुक स्वर में कहा कि हम अपने ही देश में अजनबी बना दिया गया है। हम हर जुल्म सह लेंगे लेकिन वतन पर आंच नहीं आने देंगे। देवबंद में देश में चल रहे विवादों, खासकर की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर के बैठक में कई अहम बातें कही गई हैं। मौलाना मदनी ने अपनी तकरीर में देश की बात की और सामाजिक एकता पर जोर दिया है। इसके साथ ही मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर जारी महाभारत पर भी दुख जताया। ऐसे मुश्किल हालात में आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच में हमारे बड़े दाग मुफारकत दे गए। कुछ महीनों पहले तक हजरत मौलाना कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह इस जमात की सदारत, अमारत, क़यादत और उनकी मौजूदगी यकीनन हम सब लोगों के लिए, खासतौर से मेरे लिए, मैं कल भी कह रहा था कि काम करने का शौक जरूर है लेकिन बड़ों का साया इस तरह उठ जाएगा जब हमें जरूरत है तो
बहरहाल हालात मुश्किल हैं, लेकिन मायूसी की कोई जरूरत। मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए। और हम कमजोर लोग हैं। और कमजोरी का यह मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर ले। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और विधायक जिनको सुरक्षा दी गई थी, उनसे सुरक्षा कवर वापस ले ली गई है। आईपीएस एसके अस्थाना, डेरा राधा स्वामी, सत्संग व्यास, पूर्व राज्यसभा सांसद एस ढिल्लों और राजीव शुक्ला की सुरक्षा कवर अब वापस ले ली गई है। देश में धार्मिक स्थलों और स्मारकों पर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। कोशिश ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाए, जिससे तमाम धार्मिक स्थलों में दावों के मुताबिक बदलाव हो सके। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की झड़ी लग गई है। इसे लेकर के एक हफ्ते में चौथी याचिका दाखिल की गई है। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अब प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि ये कानून लोगों को धार्मिक अधिकार से वंचित करता है, इसलिए इस कानून में बदलाव होना चाहिए या फिर इसे खत्म किया जाना चाहिए। आरजेडी के एक समर्थक ने कुछ ऐसा किया कि देखते ही देखते वो सोशल मीडिया की सनसनी बन गया। पटना में आरजेडी का एक समर्थक भैंस पर सवार होकर राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गया। समर्थन ने अपने साथ भैंस को भी आरजेडी के रंग में रंग डाला और भैंस के माथे पर आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन भी लगा रखा था। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ भी वहां पर देखने को मिली और कई समर्थक वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं की काफी ज्यादा भीड़ जो है वो वहां पर देखने को मिली और ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। भैंस के साथ खुद को हरे रंग में रंग करके वह वहां पर पहुंचा और राबड़ी देवी के आवास के बाहर कई समर्थक पहुंचे। आपस में लड़ाई कर रही ये लड़कियां रेवाड़ी की बताई जा रही हैं और वीडियो में बात करें तो रेवाड़ी के बस स्टैंड का जिक्र किया जा रहा है, जहां बस में सीट को लेकर के ये पूरा मामला छिड़ा था। सीट में बैठने को लेकर के विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि देखते ही देखते बात लाते घूसों तक पहुंच गई और एक दूसरे में काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम छात्राएं जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ती हुई नजर आई हैं। बाद में मौके पर लड़कियों को अपने साथ थाना ले गई पुलिस और उसके बाद अभिभावकों को बुलाने के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे से माफी मांग ली, जिसके बाद मामले को रफा दफा किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।